सबसे बड़ा सपना जो होता है लोगों का वो होता है कि मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी हो। हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स अपनी युवा अवस्था पर की थी जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो हम तो ड्राइवर रखने वाले हैं नहीं। कुछ डिसीजंस ना हमारे इमोशंस से जुड़े होते हैं। मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन जरूर करूंगा। पैसा होना और उसको सही तरीके से निवेश करना दूसरी बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे को अपनी लाइफ में ये बात बहुत लंबे समय बाद पता चली। तो आपके हाथ में 1,13,85,000 रुपए होता है। पर कुछ प्रश्न आपके मन में होने चाहिए जिसका राइट आंसर आपको अपने आप से पूछना है। क्या अगले 1 साल में आप 1,18,00,000 रुपए इकट्ठे कर सकते हैं? अगर ये बात मुझे आज से 25-30 साल पहले पता होती, 25-30 साल मैंने ज़्यादा बोल दिया, 800 खरीदी मैंने, वैगनार खरीदी मैंने, टाटा सफारी खरीदी मैंने, होंडा सिटी खरीदी, हुंडई वर्ना मैंने खरीदी, ऑडी A6 खरीदी। आज भी ऑडी A6 मैं यूज़ करता हूँ। स्टाफ के लिए मैंने एक गाड़ी और खरीदी, वो है स्विफ्ट। फाइन, हो सकता है एक आधी गाड़ी में भूल गया हूँ। एक गाड़ी और मैंने एक टॉय जैसी कार देखी, वो मैंने खरीदी और वो गाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड CEO मेटास ओवरसीज लिमिटेड। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ में अर्निंग शुरू करते हैं ना, कमाना शुरू करते हैं, तो हमारे बहुत सारे विज़न होते हैं, हमारे बहुत सारे दिल के सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। जिसमें सबसे बड़ा सपना जो होता है लोगों का वो होता है कि मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी हो। कई बार हम ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम ये बात समझ लें कि हमें किस समय पर क्या क्या काम करना है और कैसे अपने पैसे को बचाना है, कैसे अपने पैसे को निवेश करना है और किस तरह से अपने पैसे को खर्च करना है, तो शायद हम बहुत कम समय में ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे और ज़्यादा पूंजी इकट्ठी कर पाएंगे। तो आज मैं आपको एक कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि हमें अपनी गाड़ी खुद की खरीदनी चाहिए या कैब या टैक्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपनी लाइफ में अर्निंग शुरू करते हैं ना, तो हम सबसे पहले, जैसी हमारी अर्निंग बढ़ना शुरू होती है, तो सबसे पहले अपना सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण सपना पूरा करते हैं और वो होता है गाड़ी खरीदने का। लेकिन लाइफ के जब 10-12 साल निकल जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स अपनी युवा अवस्था पर की थी जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो आइए आज हम एक कंपैरिजन के माध्यम से समझते हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए या कैब का इस्तेमाल करना चाहिए और कब गाड़ी खरीदने का सही समय होगा, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे कि हमें अपनी खुद की गाड़ी खरीदनी चाहिए, मतलब बाय योर ओन कार, अपनी खुद की गाड़ी खरीदें, या हायर अ कैब और टैक्सी, आप टैक्सी या कैब का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को ना ध्यान से आप पूरा देखना। अगर आपने कहीं भी स्किप किया तो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके पास से छूट जाएगी। दूसरा, जब आप इसकी कैलकुलेशन को समझें तो आप एक नोटपैड और पेन लेकर जरूर बैठें ताकि एक एक चीज को आप लिख पाएं और समझ पाएं और अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेते समय आप हर सावधानी बरतें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं और जब आप एक गाड़ी को खरीदते हैं तो उस गाड़ी को खरीदने के लिए मान लेता हूं कि आपकी अच्छी अर्निंग होने लग गई है, आपके पास अच्छी सेविंग होने लग गई है और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है। और गाड़ी खरीदने का डिसीजन जैसे ही आपने बनाया, उस डिसीजन में सबसे पहले आपका मन किया कि मुझे 10 लाख रुपए के बजट तक की एक गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी कमाई से ना बहुत अच्छे से सेविंग करना शुरू कर दिया और वो सेविंग लगभग 10 लाख रुपए हो गई और आपने विजन बना लिया कि अब मुझे अपनी कार खरीदनी है। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि सर मेरे पास तो 2-3 लाख रुपए भी होंगे ना, 4-5 लाख रुपए भी होंगे, तब भी मैं EMI पर गाड़ी खरीद लूंगा, मैं EMI भरता रहूंगा और मेरी इनकम का छोटा सा पार्ट वो निकलता रहेगा और मुझ पर कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो इस कंपैरिजन को भी हम देखने वाले हैं। पहले हम ये मान के चलते हैं कि आपने कड़ी मेहनत से 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है। तो मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं और वो कार की जो वैल्यू है, जो कार आप खरीद रहे हैं, आपको पसंद आई है, वो 10 लाख रुपए की वैल्यू है और 10 लाख रुपए आपके पास हैं उस गाड़ी को खरीदने के लिए। और ये मानते हैं कि आप अपने ऑफिस जाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, फैमिली के साथ घूमने जाने के लिए ऑन एन एवरेज आप जो कार का यूज करते हैं वो पर डे 25 से 30 किलोमीटर का रन आता है। मतलब कई बार क्या होगा, कई बार आप बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाएंगे, नई गाड़ी आप लेंगे तो हो सकता है आप मनाली गए हैं, देहरादून गए हैं, कहीं भी घूमने गए हैं, हरिद्वार गए हैं या आप गोवा गए हैं, जहाँ भी आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा और कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी गाड़ी कम चलेगी, जैसे फेस्टिव टाइम के अलावा जो ऑफ डेज होते हैं उसमें आपकी गाड़ी कम चलेगी। तो इसीलिए हम एक एवरेज मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर पर डे की एक एवरेज रनिंग है आपकी गाड़ी की। ठीक है, तो ये मानते हैं कि अगर आपने डीजल कार खरीदी है, ये कार आपने डीजल में ली है क्योंकि आपको पता है कि डीजल की कॉस्ट और पेट्रोल की कॉस्ट में डीजल सस्ता है, तो आप अपनी सेविंग करने की वजह से आपने डीजल कार ली है। और हम ये मानते हैं कि इस डीजल कार की जो लाइफ है वो 10 ईयर है।
फाइन दोस्तों, ये कैलकुलेशन करते समय ना आप किसी भी तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी तरह से एक एक चीज़ की कैलकुलेशन लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें कम होंगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, किसी का इम्पैक्ट आपको शुरुआत में कम पड़ेगा, बाद में ज़्यादा पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो 10 साल है। इसका मतलब अगर आप 25 से 30 किलोमीटर पर डे के एक जनरल एवरेज मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि पूरे 10 साल में आप उस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला लेंगे। अब 1 लाख किलोमीटर आप गाड़ी चलाते हैं और जो आपकी गाड़ी की माइलेज है, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड कार ली है तो उस गाड़ी की माइलेज जो है वो 10 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में वो गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है। आप कहेंगे सर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं तो मेरी गाड़ी 12 और 15 की एवरेज देती है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में होंगे तो वहाँ आपकी गाड़ी की एवरेज 8-10 भी आने वाली है। तो हम ये मान लेते हैं जनरली कि आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो 10 किलोमीटर प्रति लीटर होने वाली है। इसका मतलब 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपने पूरे लाइफ टाइम में, अगर आपकी 10 की एवरेज है तो आपने लगभग 10,000 लीटर डीजल कंज्यूम कर लेना है अगले 10 सालों में। फाइन, यहां पर वेरिएशन क्या है कि आपकी गाड़ी की एवरेज थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। आप जिस तरह की गाड़ी ले रहे हैं उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक जनरल एग्जाम्पल है जो स्टैंडर्ड मैंने आज की गाड़ी के हिसाब से यहाँ सेट किया है। फाइन, इसके बाद बात करते हैं कि अब कौन कौन से ऐसे खर्चे होने वाले हैं। आज की डेट में जो डीजल है वो लगभग 85 रुपये पर लीटर है। फाइन, अगले 10 साल में इसका प्राइस बढ़ेगा भी। तो जो मैंने एवरेज की बात कही थी कि आपकी गाड़ी जो एवरेज वो 10 की देती है, अगर 12 की भी दे रही है और आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद डीजल के रेट बढ़ते भी हैं तो भी वहाँ पर वो जो डिफरेंशिएशन है वो कवर हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि आपकी गाड़ी जो एवरेज दे रही है वो 10 की है और आज की डेट से लेकर अगले 10 साल तक डीजल 80-85 रुपये लीटर रहने वाला है। इसका मतलब आपने 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने में 85 रुपये डीजल के हिसाब से 8,50,000 रुपये खर्च कर दिए डीजल कंजम्पशन पे। मतलब 8,50,000 रुपये आपने कंज्यूम कहाँ कर दिए उस गाड़ी को 10 साल में चलाने पर। ठीक है, आज हम गाड़ी चलाएंगे तो हमें गाड़ी का जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने के लिए और अपनी और दूसरे की सेफ्टी के लिए और गाड़ी की सेफ्टी के लिए हमें इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मानते हैं कि इंश्योरेंस जो है लगभग 1 साल का 30,000 रुपये का होता है, तो 10 साल में आपका इंश्योरेंस 3 लाख रुपए का हो गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे पता है लिखेंगे कि सर पहले साल तो इंश्योरेंस फ्री मिलता है, लेकिन दूसरे साल जब आप इंश्योरेंस कराएंगे और गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हो सकता है आपका इंश्योरेंस 35,000 में हो, 40,000 रुपये में हो, और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी आपका इंश्योरेंस की वैल्यू भी घटती जाएगी। मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन कर ली है, आप अपनी गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपको चीज़ों को समझाने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि 30,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस होता है और 10 साल में आपने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। कितने? 3 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए इंश्योरेंस पर। और गाड़ी जब हम चलाएंगे तो उसकी रेगुलर सर्विस भी होगी। काफ़ी टाइम तक तो कंपनी सर्विस फ्री देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी में सर्विस कराने पर भी एक कॉस्ट आती है। नॉर्मल वियर एंड टियर की कॉस्ट भी होती है जिसमें, उसके अलावा फिल्टर, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी कवर नहीं करती है, अपनी सिर्फ सर्विसेज फ्री करती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज आप हर 6 महीने में अपनी गाड़ी की एक सर्विस कराते हैं और एक सर्विस की जो कॉस्ट आती है वो 20,000 रुपये आती है। मतलब 1 साल में आपकी 40,000 रुपये कॉस्ट हो गई और 10 साल में 4 लाख रुपए आप स्पेंड कर देते हैं। 4 लाख रुपए आप खर्च कर देते हैं किस पर? गाड़ी की सर्विस पर। यहां पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों का जवाब यहां आने वाला है। मैंने यहां पर कहा कि आप अपनी गाड़ी को चलाने के लिए खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं गाड़ी को, आपने एक ड्राइवर हायर किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये आपने 15,000 रुपये की सैलरी कैलकुलेट कर दी 12 महीने के हिसाब से, 10 साल के तो 18 लाख रुपए कॉस्ट आ गई, तो हम तो ड्राइवर रखने वाले हैं नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर आप ड्राइवर नहीं रख रहे हैं तो ये कॉस्ट उसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन अगर आप ड्राइवर रख रहे हैं तो कैलकुलेशन क्यों मैंने की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा कि क्यों मैंने ड्राइवर की कॉस्ट कैलकुलेट की है। तो हम मान लेते हैं कि आपने ड्राइवर रखा और उसकी सैलरी 15,000 है और अगले 10 साल तक 15,000 ही रहने वाली है, जबकि जनरली आज हम ड्राइवर लेते हैं तो 18 से 20,000, 22,000, 25,000 जैसी पर्सनैलिटी, जैसा एक्सपीरियंस, जैसी नॉलेज उसकी होगी, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि ड्राइवर की सैलरी क्या होने वाली है। तो हम मान लेते हैं 15,000 है और 10 साल में आपने 18 लाख रुपए पे कर दिए ड्राइवर को उस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। गाड़ी को जब आप चलाएंगे ऑन रोड तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर में आएंगी। कभी किसी ने साइड मार दी, कभी बम्पर टूट गया, कभी उसका साइड लाइट टूट गया, कभी शीशा ब्रेक हो गया, या मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आती रहेंगी। कभी आपने गाड़ी गड्ढे में लगाई तो आपका टायर फट गया, तो बहुत सारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेगुलर चलती रहेगी। आज आप गाड़ी अगर 10 लाख की वैल्यू की अपने पास रखते हैं तो ऑन एन एवरेज 1 साल में
आपके 60,000 रुपये खर्च होते हैं। हो सकता है जब आपकी गाड़ी नई है तो खर्चा थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि एवरेज कॉस्ट आपकी 60,000 रुपये है और 10 साल में जो आपकी कॉस्ट आने वाली है वो 6 लाख रुपए आने वाली है इस गाड़ी की मेंटेनेंस में। अगर इसका हम सारा टोटल करते हैं, मतलब 10 लाख रुपए आपने गाड़ी के पे किए, 8.5 लाख रुपए आपने डीजल पर स्पेंड किया, 3 लाख रुपए आपने इंश्योरेंस पर, 4 लाख रुपए आपने सर्विस पर, 18 लाख रुपए आपने ड्राइवर को दे दिए, 6 लाख रुपए आपने मेंटेनेंस पर कर दिए, तो आपके 49,50,000 रुपए खर्च होते हैं। और 10 साल बाद जब आप उस गाड़ी को बेचेंगे तो उसकी जो डिसमेंटल वैल्यू होगी वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास होगी। डिपेंड करता है अपने गाड़ी को किस कंडीशन में रखा है। अगर स्क्रैप होने से पहले बेच दिया तो थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं, और स्क्रैप पे किया तो आपको 2 लाख भी नहीं मिलेंगे, आपको 40-50,000 रुपये उसके मिलने वाले हैं। फिर भी हमने मानते हैं कि आपने 2 लाख रुपये में उस गाड़ी को सेल कर दिया। इसका मतलब 10 साल की समय अवधि में आपने 47,50,000 रुपये खर्च कर दिए अपनी लाइफ में उस गाड़ी पर जिसको आपने 10 लाख रुपए में खरीदा था। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय ना हमें एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कुछ डिसीजंस ना हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं, कुछ डिसीजन हमारे सेंटीमेंट से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन अगर हम फाइनेंशियल गोल को लेकर करते हैं तो शायद हम सही तरीके से अपना डिसीजन ले पाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाला लाइफ में। तो मैंने आपको बताया, अगर 10 लाख रुपए की कार आप एक ऑक्यूपाई करते हैं, यूज़ करते हैं, खरीदते हैं और उसको अगले 10 साल तक चलाते हैं ना, तो उसकी जो कॉस्ट आने वाली है आपको 47,50,000 रुपये आपको उसकी कॉस्ट आने वाली है। अब यहाँ पर आगे हम एक बात और समझते हैं कि ये मान लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी नहीं खरीद रहे, आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी आप गाड़ी नहीं खरीद रहे। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि बहुत सारे लोग तो गाड़ी खरीदते हैं, थोड़े से पैसे आते हैं तो ईएमआई पर गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे सफलतम लोग जो फाइनेंशियल डिसीजंस अपना गोल बनाकर लेते हैं ना, वो कभी भी इस तरह की कैलकुलेशंस के आधार पर ये डिसाइड नहीं करते कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है। वो हो सकता है कैब का इस्तेमाल करें, टैक्सी का इस्तेमाल करें। दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे की अगर मैं बात करूं तो वो भी आज एक बहुत पुरानी गाड़ी अपने पास रखते हैं, फाइन। और मार्क जुकरबर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो वो जो गाड़ी यूज़ करते हैं वो होंडा एकॉर्ड है, लगभग 18-20 लाख रुपए की गाड़ी यूज़ करते हैं, जबकि वो करोड़ों रुपए की मर्सिडीज़ भी ले सकते हैं, जैगवार भी ले सकते हैं, वो मतलब कोई भी गाड़ी वो खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं। तो हम मानते हैं कि आपने क्या किया कि फर्स्ट डे से ही आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा पैसा मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं गाड़ी ना लेकर मैं कहीं भी जाऊँगा ना तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन जरूर करूँगा, पर मैं कैब का इस्तेमाल करूंगा या टैक्सी का इस्तेमाल करूंगा। ऑन एवरेज आज दिल्ली एनसीआर क्या पूरे इंडिया में जो कैब चल रही है ना, उनकी एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर, 12 से 15 रुपये पर किलोमीटर आने वाली है, क्योंकि जो वो फिक्स चार्ज लेते हैं उसमें कुछ किलोमीटर शामिल होते हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो 6-7 रुपये से लेकर 10, 11, 12, 15 की एवरेज हमारी आ जाती है उसकी पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मैं मानता हूं कि 1 लाख किलोमीटर आपने 10 साल में अपनी गाड़ी चलाई थी। इसी के आधार पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपने 15 रुपए के हिसाब से एवरेज कॉस्ट क्या है, 15 रुपए पर किलोमीटर, तो आपने 1 लाख किलोमीटर खर्च किए अब कैब पर, तो आपके लगभग 15 लाख रुपए खर्च हो गए ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 साल में आपके 15 लाख खर्च हुए, मतलब हर साल की अगर कॉस्ट में कैलकुलेट करूं तो लगभग 1.5 लाख रुपए आप खर्च कर देते हैं केवल कैब को पे करने में, फाइन, क्योंकि आप उसका यूज़ कर रहे हैं कैब का और 1 लाख किलोमीटर तक आप चल रहे हैं। अगर मैं इसकी मंथली कॉस्ट करूं तो 1,50,000 को हम भाग कर देते हैं 12 से, तो लगभग 12,500 रुपये पर मंथ आप खर्चा करते हैं अगर आप कैब ऑक्यूपाई करते हैं, अगर आप खुद की गाड़ी ना खरीद के कैब से जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो एवरेज 12-15 की जगह 15 से 18 हो या 10 से 12 हो, हर बार जो आपका चार्जेस है वो अलग अलग आने वाला है। हमने एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन की है, तो यहाँ पर आपके 12,500 रुपये पर मंथ खर्च होने वाले हैं अगर आप कैब का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखिए इस कंडीशन में आपके 10 लाख रुपए आपके पास हैं, फाइन। अब और आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब आपको लगेगा कि सर मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया 59,50,000 रुपये किया, 49,50,000 रुपये किया, और 15 लाख रुपए मैंने पे कर दिए किसको, कैब को, तो मेरे पास जो सेविंग आई वो आई 34,50,000 रुपये, फाइन। तो आपको लगेगा 34,50,000 रुपये मेरे बच गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां बताया था कि आपने जो कैब पर खर्च किया वो 15 लाख रुपए है, और इसके अलावा जो आपने मंथली खर्चे किए हैं, जैसे इंश्योरेंस है साल का दिया लेकिन 12 से भाग करेंगे एवरेज आ जाएगी, गाड़ी की सर्विस है, ड्राइवर है, मेंटेनेंस है, तो आपकी सारी कॉस्ट जो आने वाली है जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग आपकी जो भी कॉस्ट आएगी उसके पैसे हमने रिप्लेस कर दिए किससे, गाड़ी खरीदने पर। और गाड़ी खरीदने की बजाय हमने किससे रिप्लेस कर दिए, हमने रिप्लेस कर दिए कैब से। तो 34,50,000 रुपये आपके यहाँ पर बचते हैं। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ये नहीं है,
ये राइट कैलकुलेशन नहीं है जहां पर आपके पास 34,50,000 रुपए की सेविंग हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स, पैसा होना, उसको अपने पास रखना एक बात है, पैसा होना और उसको सही तरीके से निवेश करना दूसरी बात है। बहुत फेमस एक पर्सन हुए हैं, कौन है ये? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो विश्व का 8वां अजूबा है। इसका मतलब क्या है? He who understand it earns it, he who doesn't understand it pays for that। मतलब जो लोग फाइनेंशियल डिसीजंस को ठीक तरीके से लेते हैं ना, वो तो उससे पैसा कमाते हैं, लेकिन जो अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। और इन्होंने कहा, नो द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, नो द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो लोग इसको सही से समझ लेंगे तो उनको पता लगेगा उन्होंने लाइफ में क्या खोया और क्या पाया है। और मेरे को अपनी लाइफ में ये बात बहुत लंबे समय बाद पता चली, काश ये बात मुझे 18-20 साल की उम्र पर पता होती। तो इसीलिए मैं आज आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, अनुभव के माध्यम से बता रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने गाड़ी वन टाइम पेमेंट देकर ली है, आपने 10 लाख रुपए खर्च किया और गाड़ी ली है। दोस्तों, मैं फिर यहां पर एक आपको बात याद दिला रहा हूं। बहुत लोग कहेंगे मेरे पास 3 लाख रुपए होंगे, मैं पे करूंगा और ईएमआई पर गाड़ी लूंगा, तो वहां पर आपका मंथली एक्सपेंस जो मैंने सारा लिया था उसमें ईएमआई भी जुड़ जाने वाली है। बस अंतर सिर्फ इतना है, जबकि कॉस्ट और ज्यादा हो जाएगी। फाइन, तो 10 लाख रुपए आपने वन टाइम कॉस्ट पे किया, आपने डीजल पर खर्च किया, इंश्योरेंस पर किया, सर्विस पर किया, मेंटेनेंस पर किया, ड्राइवर पर किया। मैंने इनको सबको 120 से भाग करके आपकी मंथली एवरेज निकाल दी। लगभग 7,000 रुपये पर मंथ का आपका डीजल कॉस्ट आया, 2,500 रुपये आपका इंश्योरेंस आया, सर्विस लगभग 3333 रुपये आएगा, मैंने 3300 राउंड अप लिख दिया। मेंटेनेंस की कॉस्ट आई आपकी 5,000 रुपये, ड्राइवर की कॉस्ट आई 15,000 रुपये। फिर मैं बताता हूँ यहाँ ड्राइवर कॉस्ट मैंने क्यों कैलकुलेट की है, क्योंकि फ्रेंड, जब आप कैब का इस्तेमाल करेंगे तो कैब का किराया पे करने के बाद आप गाड़ी खुद ड्राइव नहीं करेंगे, आपको कौन मिलेगा? एक कैब ड्राइवर। मतलब ड्राइवर टू ड्राइवर, एप्पल टू एप्पल कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना, तो हम वही पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे जिसमें हमें सारी कंडीशन सेम हो। कैब में आप जाएंगे तो आपको ड्राइवर मिलेगा, और खुद की गाड़ी ड्राइव करेंगे तो वहां पर कैब की तरह से ड्राइवर नहीं होगा। इसीलिए मैंने कैलकुलेशन जो की ड्राइवर टू ड्राइवर कैलकुलेट की है। फाइन, तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आने वाली है पर मंथ वो 32,800 आनी है। अब आपका वही जवाब कि अगर आपने 3 लाख रुपए ईएमआई, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर गाड़ी ली होती, और एक एग्जाम्पल कहता हूं कि 25,000 रुपए पर मंथ आपकी ईएमआई बन रही होती, तो अगले 3 साल तक ये भी इसमें जुड़ जाने वाला था। आप 25,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करते, 32 की जगह आप 55,000 रुपये आप पे करते। तो मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं ली है, मैंने मान लिया कि 10 लाख रुपए आपने वन टाइम स्पेंड किए हैं। और आगे चलते हैं इस कैलकुलेशन को समझने के लिए कि टोटल 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। देखिए, 10 लाख रुपए तो आपने गाड़ी के पे किए, और 39,50,000 रुपये आपने खर्चा किया किस पर? मंथली उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट पर, उसको मैनेज करने पर। तो 49,50,000 रुपये आपने खर्च किया, और इस 49,50,000 को खर्च करने के साथ साथ अगर आप गाड़ी नहीं लेते हैं तो 15 लाख रुपए आपने कैब को पे किए। मतलब आपकी जो सेविंग आई वो 34,50,000 रुपये है। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझो। दोस्तों, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को एक बार आप समझ गए ना, तो अपनी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन आप ठीक तरीके से लेंगे। फाइन, अगर आपके पास ये पैसे हैं, 10 लाख रुपए आपके पास होते और आप पहले ही दिन उस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देते अगले 10 साल के लिए। ध्यान से सुनिए, 10 लाख रुपए या तो गाड़ी पर खर्च कर दो या उसको इन्वेस्ट कर दो। मैं ये मानता हूं कि वो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते और कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया होता, आपने केवल एफडी कराई होती, तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5.5% मिलने वाला है ना। तो आज का जो रेट है वो मैंने आपको कैलकुलेट किया, कई बैंक 6.5% भी देते हैं, सीनियर सिटीजन को 7% भी देते हैं। फाइन, तो मैं ये मान लेता हूं कि आपका 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो 10 लाख रुपए आप कंपाउंड इंटरेस्ट से जब कैलकुलेट करेंगे ना, आप गूगल पर सर्च करो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऑन एफडी, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। वहां पर आप अमाउंट डालो 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो 5.5, और साथ में जो आपका ड्यूरेशन है वो डालो 10, तो आपको पता चलेगा कि वो 10 लाख रुपए 17,31,000 रुपए बन जाते अगर आपने वो 10 लाख रुपए केवल 10 साल के लिए एफडी के रूप में इन्वेस्ट किए होते। और फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग सही तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, उनको ये पता होता है कि एफडी से मिलने वाला जो परसेंटेज है ना, इससे अच्छा इंसेंटिव कहाँ मिल सकता है, और इससे अच्छा इंसेंटिव कहाँ मिलेगा, या इससे अच्छा इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो 12 से 15% का आपको रिटर्न आ सकता है। आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपका आने वाला रिटर्न 18 से 20% होता, लेकिन शेयर बाजार में तो 18-20 नहीं, 40, 50, 60, 70, 80, 100 और सैकड़ों गुना भी हो सकता है। लेकिन हम एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया वो ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां आपको 12% का रिटर्न मिलने वाला है। तो
इस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया तो जो आपके 10 लाख रुपए थे वो 33 लाख रुपए हो जाने वाले थे 33,00,387। तो मानता हूं कि वो 33 लाख रुपए हो जाने वाले थे। फाइन, इसको भी हम जीरो ही रख लेते हैं। यहाँ पर 33 लाख रुपए हो जाते 10 साल में अगर 12% का रिटर्न होता, और आप हर महीने जो पैसे खर्च कर रहे थे अपनी गाड़ी के वो भी आप इन्वेस्ट करते, क्योंकि आपके पास कितने रुपए बच रहे थे? 34 लाख रुपए आपके पास टोटल थे। ये देखिए 34,50,000, 10 लाख रुपए आपने एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी बचे हुए जो पैसे थे वो आपने इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मतलब एक तरह से एसआईपी बोलते हैं या रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, है ना। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है आप हर महीने पैसे जमा करते हैं। तो जितने आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट आने वाली थी उसको आपने हर महीने जमा किया, तो 10 साल में 5.5% से वो 42,40,000 रुपये हो जाते। 24,50,000 रुपये 42,40,000 रुपये हो जाते हैं यहाँ पर। और यही अगर आप 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं इन्वेस्ट करते जहां आपको इतना रिटर्न मिलने वाला था, तो ये 80,85,000 रुपये बन जाते ये वाले। मतलब 10 लाख तो बन जाते आपके 33 लाख, और 24,50,000 आपके बन जाते 80,85,000 का टोटल हम करते हैं। तो इन दोनों का टोटल होता है 34,50,000 रुपये हमने खर्च किए या हमने इन्वेस्ट किए। अगर खर्च कर देते तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला था, गाड़ी लास्ट में डेप्रिशिएट होती और 2 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू आपके हाथ में होती। तो यहां पर आपके पास कितने हो गए? 34,50,000 आपने इन्वेस्ट किए। ये 34,50,000 मतलब दिस प्लस दिस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 59,71,000। इतने रुपए आपके होते, वो भी जब आप उस पैसे को केवल एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं कि बैंक में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो इतना पैसा आपका बनने वाला था। फाइन। और अगर यही बात आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको बेनिफिट मिल रहा होता तो वो पैसा 1,13,85,000 हो जाने वाले थे। क्या कि आपके जो 33 लाख प्लस 80,85,000, 1,13,85,000 रुपए आपके बन जाते कि यदि आप गाड़ी ना खरीद कर कैब का इस्तेमाल करते। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने कैब का खर्चा यहाँ घटा दिया था, और वो जो था वो टोटल सेविंग आपकी होती। इसका मतलब एक बार हम कैलकुलेशन को कंपैरिजन में चेक कर लेते हैं कि अगर मैं गाड़ी खरीदता, अगर मैं कार को बाय करता, अपनी गाड़ी को बाय करता और इस गाड़ी का एंजॉय करता, लाइफ में इसको यूज़ करता और इसको डेप्रिशिएट, इसके खर्चे, इसकी मेंटेनेंस सब कुछ करता, तो मेरे पास 49,50,000 रुपये खर्च होते। इतने रुपए मैं खर्च कर चुका होता अपनी लाइफ में ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। और उसके बाद जो मेरे हाथ में डेप्रिशिएट वैल्यू बचती वो 2 लाख रुपये बचती। लगभग 50 लाख रुपए खर्च करके आपके पास जो बचता उसकी वैल्यू होती केवल 2 लाख रुपए। चलो कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि आपके पास 34,50,000 रुपए थे जिसको आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे थे। 15 लाख रुपए मतलब 49,50,000 में से 34,50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए और 15 लाख रुपए आपने कैब को पे कर दिए। और जो आपने इन्वेस्ट किया था उस पर आपका 5.5% इंटरेस्ट मिलता, तो 59,71,000 रुपये आपका होने वाला था। और अगर 12% पर होता तो आपके हाथ में 1,13,85,000 रुपये होता। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं फिर भी खुद की गाड़ी रखना सहूलियत की बात है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एग्जाम्पल में आप केवल कार को ले रहे हैं। हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसको हम जैसे इन अर्निंग करना शुरू करते हैं वो खर्चे हम बर्डन अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। बात केवल गाड़ी की नहीं है, बात हर उस खर्चे की है जो आप ऐसा करते हैं, उसकी मेंटेनेंस की जिस पर आप खर्च करते हैं। तो गाड़ी एक राइट एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेना अगर आपको है तो आप ये देखिए कि जब आपकी अर्निंग शुरू हो ना, तो जितनी अर्ली एज में आप अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर आपको तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगी। अगर मैं 10 साल की जगह 20 साल करता ना इन्वेस्ट, तो ये 1 करोड़ के जो वैल्यू है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास होती। आपको लगता है डबल हो जाएगी? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट के समय में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। मतलब उसका मिलने वाला रिटर्न कई गुना ज़्यादा होता है। आपकी पूरी निवेश पर और आपके ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट होती है। फाइन। तो अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, यहां पर कुछ प्रश्न आपके मन में होने चाहिए जिसका राइट आंसर आपको अपने आप से पूछना है। सबसे पहली बात कि आप कितनी मंथली इनकम कमाएं ताकि आप खुद की 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकें, है ना। बहुत सारे लोग 50,000 रुपये कमाते हैं और धीरे धीरे करके 6 महीने में 3 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं और 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर गाड़ी ले लेते हैं और 25-30 हज़ार रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। उनको पता है 50,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, 30,000 की EMI पे करूँगा तब भी 20,000 बचेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि धीरे धीरे आपके पास ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है। तो राइट टाइम क्या होना चाहिए, कितनी मंथली इनकम हो जब आप 10 लाख रुपये की गाड़ी लें। मैं आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपकी अर्निंग जो पर एनम आपकी अर्निंग है, जितने भी पैसे आप कमाते हैं, मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो एक साल में 6 लाख रुपए आप कमाते हैं। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं।
आपको आपकी टोटल एनुअल अर्निंग का जो 10% वैल्यू है, सिर्फ 10% वैल्यू, उतने आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ईएमआई दोनों शामिल हो जाएं, तब आपको अपनी खुद की गाड़ी खरीदनी चाहिए। कभी भी सेंटीमेंट्स में आकर कोई बड़े डिसीजंस ना लें, और वो हमारी लाइफ के सबसे गलत डिसीजन होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब आपकी एनुअल इनकम इतनी हो जाए कि उसके 10% में आप अपनी ईएमआई भर सके और इतना पैसा इकट्ठा कर पाएं कि गाड़ी को आप ईएमआई के अलावा उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको भी खर्च कर सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपका पर डे रन कितना हो जब आप खुद की गाड़ी लें। फ्रेंड्स, जैसे जैसे पर डे रन आपका बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कम होती जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की जो पर डे रन है वो 100 से 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, वो कुछ इस तरह का काम करते हैं कि एक ही सिटी में उनको गाड़ी लेकर लगातार घूमना है। तो यहाँ ये डिसीजन आपको लेना है कि आपकी पर डे रनिंग कैसी है, उसके हिसाब से आपको सारी कैलकुलेशंस करनी है। कई बार क्या होता है, हमारी फैमिली में नंबर ऑफ पर्सन जो हैं या गाड़ी के जो यूज़र हैं वो ज़्यादा हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए आप टैक्सी पर या कैब पर खर्च कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में 2 लोग हैं तो 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो भी ठीक इस तरह से कैब का इस्तेमाल करते हैं। तो 4-5 लोग हैं तो आपका वो जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी के यूज़र कितने लोग उस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मॉर्निंग में कोई और यूज़ कर रहा है, आफ्टरनून में कोई और यूज़ कर रहा है, या हमने ड्राइवर रखा हुआ है, मुझे ड्रॉप करता है, फिर दूसरे को ड्रॉप करता है, फिर तीसरे को ड्रॉप करता है, फिर मुझे पिकअप करता है, दूसरे को पिकअप करता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आपके यूज़र कितने हैं। दूसरी बात, स्टेटस। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हम गाड़ी ले रहे हैं ना, वो एक स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हैं। फ्रेंड्स, स्टेटस क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल पावर क्या है। क्या फाइनेंशियल पावर गाड़ी खरीदने से पता लगती है? लोगों को क्या लगेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 साल बाद आप किस स्थिति में आ जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। आज आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला है तो भविष्य में हमें ये नहीं पता कि क्या होने वाला। हो सकता है कि आप बहुत अधिक पैसा कमाएं, हो सकता है आप कई बार किसी प्रॉब्लम में आ जाएं, कहीं लॉस में आ जाएं, या आपकी इनकम बंद हो जाए। लेकिन हम पॉसिबिलिटी रखते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ कि ये एक स्टेटस सिंबल इंडिया में तो है, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में भी जो फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, जो फाइनेंस की पावर को समझते हैं, वो इसको स्टेटस सिंबल नहीं लेते हैं। क्योंकि असली अमीर और नकली अमीर में यही अंतर होता है कि नकली अमीर अपने स्टेटस सिंबल को इंक्रीज करने के लिए ऐसे खर्चे कर बैठता है जो उसकी अर्निंग के कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं। मतलब अर्निंग का 70% चला गया, 50% चला गया, या 30% चला गया। सेंटीमेंट्स, कई बार क्या होते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं गाड़ी को लेकर, या फैमिली की भावनाएं जुड़ी होती हैं कि अरे अब तो बेटा कमाने लग गया है, अब तो अच्छी अर्निंग करने लगा है, क्यों ना गाड़ी ले ली जाए। तो आपको देखना है आपकी फैमिली के सेंटीमेंट्स क्या हैं, आपके सेंटीमेंट्स क्या हैं, क्या आप फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के ले पाते हैं या नहीं। और अगर फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लेते हैं तो आपका जो सेंटीमेंट है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर जाएगा, ना कि कार खरीदने पर जाएगा। फाइन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि हमें से बहुत सारे लोग उस गाड़ी का इस्तेमाल ना अपने बिजनेस में करते हैं, या उस गाड़ी का इस्तेमाल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपको ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि जितना पैसा आपने खर्च किया, मान लीजिए 49,50,000 आपने खर्च किया, क्या इतने पैसे खर्च करने से आपकी वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आप कैब यूज़ करके समय वेस्ट कर रहे हैं, आपको मतलब यूज़ कर रहे हैं तो समय वेस्ट हो रहा है, आना है जाना है, कैब का इंतज़ार करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैब के लिए वेट करना है, क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इससे ज़्यादा अर्निंग देती है? मतलब अगर 50 लाख रुपए आप खर्च करते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए और आप 15 लाख रुपए बचा लेते हैं एक तरह से कैब के, अगर आप ये खुद की गाड़ी रखते हैं, तो क्या आपकी अर्निंग इस 50 लाख रुपए से कम दुगनी होने वाली है गाड़ी रखकर? मतलब क्या आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे? तब आप डिसाइड करना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ग्रोथ पॉसिबिलिटी। अब बहुत सारे लोग ना हमेशा ग्रोथ पॉसिबिलिटी के ऊपर जीते हैं। उनको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, आज मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ता जा रहा है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्यों? कोरोना काल में ऐसा क्यों हुआ कि लोगों के बिजनेस एकदम ठप हो गए? क्योंकि कब क्या प्रॉब्लम लाइफ में आ जाएगी ना, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसीलिए आपकी जो ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, ईश्वर करे आप हर साल 100, 200, 300, 400, 500, हज़ारों % की ग्रोथ लेकर आएँ। लेकिन ग्रोथ पॉसिबिलिटी केवल और केवल पैसे को खर्च करने से नहीं आती है। ग्रोथ पॉसिबिलिटी राइट इन्वेस्टमेंट से भी आती है। मतलब क्या अगले 1 साल में आप 1 करोड़ 18 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं इस गाड़ी को रखने के बाद, जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर दे रही थी? यदि हाँ, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ न्यू कार। इफ योर आंसर इज नो, तो दिस इज माई सजेशन टू यू फ्रेंड्स, नेवर बाय अ कार, ऑलवेज यूज अ कैब विद ड्राइवर। फाइन। क्योंकि अपनी गाड़ी ले भी लोगे ना तो कंजूसी करके वो 18 लाख रुपए 10 साल के बचाने के लिए आप गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे।
तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं। अगर ये बात मुझे आज से 25-30 साल पहले पता होती, 25-30 साल मैंने ज़्यादा बोल दिया, 20-22 साल पहले पता होती, तो शायद मेरी नेटवर्थ में 5-7 करोड़ रुपए और ज़्यादा होते, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गाड़ियाँ खरीदी हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत में मारुति 800 खरीदी। मैंने मारुति 800 के बाद तुरंत मैंने वैगनार खरीदी। वैगनार के तुरंत बाद मैंने टाटा सफारी खरीदी। आज भी मेरे पास है टाटा सफारी खरीदी। टाटा सफारी के साथ साथ मैंने होंडा सिटी खरीदी और आज भी वो होंडा सिटी मेरे पास है। होंडा सिटी के साथ में हुंडई वर्ना मैंने खरीदी। हुंडई वर्ना आज भी मेरे पास है। उसी के बाद में तुरंत मैंने ऑडी A6 खरीदी। आज भी ऑडी A6 मैं यूज़ करता हूँ। उसी के साथ में एक स्टाफ के लिए मैंने एक गाड़ी और खरीदी, वो है स्विफ्ट। फाइन, हो सकता है एक आधी गाड़ी में भूल गया हूँ। हाँ, एक गाड़ी और मैंने एक टॉय जैसी कार देखी, वो मैंने खरीदी, और वो गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल रीवा। ये गाड़ी मैंने ऑन रोड देखी, मुझे बड़ी पसंद आई। उस पर्सन को रोक कर उससे बातचीत करके मैंने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए। उसकी मुंह मांगी कीमत पर वो गाड़ी मैंने खरीदी। लेकिन अगर मैं सब कुछ ये चीज़ें आज से 20 साल पहले समझ चुका होता ना, तो कम से कम मेरी नेटवर्थ में 1-2 करोड़ रुपए नहीं, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा होते। लेकिन ईश्वर की मेरे ऊपर ऐसी कामना रही, आशीर्वाद रहा कि मैं बहुत अच्छी प्रगति कर पाया, और आज मैं मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी रन करता हूं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ शोरूम में मेरी लाइफ की जो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा रही। लेकिन कई बार सबके साथ एक जैसे सर्कमस्टांसेस नहीं होते। अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय ज़रूर डिसाइड करें कि जो चीज़ आप अभी खरीद रहे हैं उसकी वर्तमान में और भविष्य में, वर्तमान में उसकी ज़रूरत है लेकिन भविष्य में उसकी कीमत क्या होने वाली है। हो सकता है वो भविष्य की कीमत आपकी भविष्य में आने वाली अर्निंग से कम हो, और यदि ऐसा है तो आप सोच समझ के फाइनेंशियल डिसीजन लें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।